वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट थर्ड का टॉपिक स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले का वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स में देखेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स में मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है और ये किस तरह से वर्क करता है। द नॉर्मल डेटा मेंबर कैन बी डिफाइंड एज स्टैटिक। इसके लिए कीवर्ड स्टैटिक यूज किया जाता है। नॉर्मल किसी भी डेटा मेंबर के आगे आप कीवर्ड स्टैटिक लगा देंगे तो स्टैटिक डेटा मेंबर हो जाएगा, लेकिन उसके कैरेक्टर मतलब उसके जो फीचर्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। द स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर यूजुअली मेंटेन्ड टू स्टोर वैल्यूज कॉमन टू द एंटायर क्लास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो वैल्यू होंगी वो पूरी क्लास के लिए कॉमन होंगी, हर ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को यूज कर सकेगा। एक तरह से ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है। The static data members are also known as class variables. Okay. Static data member. It is initialized to 0 when the first object of its class is created. ठीक है, तो ये जो होगा जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या फिर हम एक इनिशियल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। Only one copy of that member is created for the entire class. इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होगा वह जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। दैट मेमोरी इज कॉमन फॉर दी all the objects of that class. Okay, it is shared by all the objects of that class. क्योंकि वो शेयर होगी सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, क्योंकि वो एक ही मेमोरी होगी, एक ही लोकेशन होगी। अलग अलग डेटा मेंबर्स जैसे ऑक्यूपाई करते हैं, मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, वैसा नहीं होगा। स्टैटिक डेटा मेंबर्स की एक ही कॉपी होगी, एक ही मेमोरी एलोकेशन होगी, और वो मेमोरी जो है that will be shared by all the objects of that class. It is visible only within the class, but its lifetime is for the entire program. A static data member must be defined. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स, नॉर्मल डेटा मेंबर्स को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो होते हैं उनको क्लास के बाहर इस सिंटैक्स के द्वारा इनिशियलाइजेशन जरूरी है। जो भी उसका डेटा टाइप है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम एसोसिएट करने के लिए यूज करते हैं कि किस क्लास का वो स्टैटिक डेटा मेंबर है, उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम या स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम और उसका इनिशियलाइजेशन। यदि यहाँ पर खाली वेरिएबल नेम कॉमा दे देंगे तो इनिशियलाइजेशन 0 हो जाएगा, लेकिन यदि हम कोई इनिशियल वैल्यू दे देंगे 10, 20, 30 जो भी वैल्यू देंगे वहाँ से उसका फर्स्ट वैल्यू उसको लेते हुए आगे वो वर्क करेगा। A static data members of a class is just like a global variable for its class. तो स्टैटिक डेटा मेंबर को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए iostream.h, conio.h क्लास बनाई है आपने आइटम। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, दो डेटा मेंबर्स हैं। एक तो है x इज ए नॉर्मल डेटा मेंबर और काउंट इज ए स्टैटिक डेटा मेंबर, क्योंकि मैंने इसके आगे कीवर्ड स्टैटिक यूज किया है। दोनों प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं, कोई भी आपने विजिबिलिटी मोड यहाँ पे नहीं लिया है तो ये प्राइवेट सेक्शन के अंदर है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है आपका, काउंट, और नॉर्मल डेटा मेंबर क्या है आपका x। ठीक है, यहाँ पर आपने void inp1 एक फंक्शन लिया, एक prn डेटा मेंबर फंक्शन लिया। ठीक है, inp1 में हम x को इनिशलाइज कर रहे हैं, जो भी p की वैल्यू यहाँ से मेन प्रोग्राम में आएगी वो x के अंदर जाएगी, और यहाँ पे मैंने काउंट प्लस प्लस लिखा है। सिंपली जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू लेंगे, यदि तो आपने कुछ नहीं दिया यहाँ पर तो वो 0 होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रोग्राम के अंदर क्लास के बाहर जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक सिंटैक्स देखा था, अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसकी 10 दी है, तो ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 प्लस प्लस करेगा। फिर prn फंक्शन में हमने क्या किया, दोनों को x को और काउंट को प्रिंट करवा दिया है। क्लास के बाहर आपने क्या किया, यहाँ क्लास आपकी फिनिश हुई, क्लास के बाद आपने क्या किया, काउंट क्या है आपका स्टैटिक डेटा मेंबर, इसका इनिशियलाइजेशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इट मस्ट बी डिफाइंड, इनिशियलाइज्ड और डिफाइंड आउटसाइड द क्लास यूजिंग दिस सिंटैक्स, डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टैटिक डेटा मेंबर इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन। आप खाली कॉमा सेमीकोलन भी लगा देंगे तो इनिशियल वैल्यू 0 ले लेगा, लेकिन 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इनिशियल वैल्यू क्या लेगा, काउंट की 10 लेगा।
फिर आप मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं, आइटम के अंदर के आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, T1, T2, T3, ठीक है। स्क्रीन क्लियर किया। सबसे पहले हमने T1 डॉट INP1 4 किया, तो ये 4 से कॉल होगा, x में क्या स्टोर होगा 4। फिर T2 डॉट INP1 5 किया, तो x में क्या स्टोर होगा 5। इसी तरह से INP1 6 किया, तो हमने क्या किया है, देखो हमने इस प्रोग्राम को 2 तरीके से किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, INP1 फंक्शन को तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए पहले कॉल कर लिया और फिर तीनों को एक साथ प्रिंट करवाया है। मतलब ये फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है, ये आपकी फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ लाइन है, ये सिक्स्थ लाइन है। ओके, तो क्या होगा जब पहली बार ये फंक्शन कॉल होगा T1 डॉट INP1 P1 4, मतलब 4 से कॉल होगा, तो 4 स्टोर होगा x में, लेकिन साथ के साथ ये लाइन भी पढ़ी जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 10 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी काउंट की वैल्यू 11, ठीक है। फिर जब दूसरी बार कॉल होगा 5 के लिए, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 पहले हो चुकी है, अब 12 हो जाएगी, ठीक है। अब T3 के लिए जब कॉल होगा तो x में 6 स्टोर होगा और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट काउंट क्या है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, तो उसमें शुरू में आपने 10 डाला, जब पहली बार कॉल हुआ उसमें 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, ठीक है, क्योंकि ये सब तीनों ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर रहे हैं। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे T1 डॉट PRN, T2 डॉट PRN, T3 डॉट PRN, T1 में तो ये x की वैल्यू प्रिंट करेगा 4, लेकिन काउंट की करेगा 13, क्योंकि 13 हो चुकी होगी, ठीक है। T2 में करेगा ये 5 और 13, और इसमें करेगा 6 और 13, क्योंकि जब ये इससे बाहर निकलेगा तब ये इस काउंट के अंदर स्टोर होगा 13, तो उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। देखें, x की वैल्यू 4, काउंट इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 5, काउंट इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 6, काउंट इज इक्वल। यहाँ पर काउंट की वैल्यू तीनों में 13 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने तीनों फंक्शन एक साथ कॉल कर लिए, INP1 फंक्शन। तो जब फाइनली इस वाले फंक्शन से जो बाहर निकलेगा, ये थर्ड स्टेटमेंट से जब ये बाहर निकलेगा, उस वक्त काउंट की वैल्यू 13 होगी। अब प्रिंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें 13 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू 13 हो चुकी होगी, लेकिन x की जो वैल्यू थी वो नॉर्मल डेटा मेंबर x T1 का भी अलग है, T2 का अलग है, T3 का अलग है, तो 4, 5, 6 प्रिंट होगा x में, लेकिन काउंट कॉमन है, काउंट सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए जो लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। लेकिन इसी प्रोग्राम को यदि मैं दूसरे तरीके से कॉल करूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखें हमने दूसरे तरीके से कॉल किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आउटपुट डिफरेंट आएगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर सेम प्रोग्राम है, सब कुछ सेम है, उसी तरह से आपका स्टैटिक डेटा मेंबर है काउंट x, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन कॉल कैसे किया है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो T1 INP1 4 और साथ के साथ मैंने T1 PRN कर दिया, मतलब मैंने प्रिंट साथ करा दिया। प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर जो प्रोग्राम था उसमें हमने तीनों को पहले इनपुट किया फिर प्रिंट कराया, लेकिन इसमें हमने T1 INP1 किया फिर हम PRN कर रहे हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू 4 प्रिंट करेगा, ठीक है, और काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा 11। 11 क्यों करेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 10 है और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस हो गया तो 11, तो 4 और 11 आएगा। फिर T2 डॉट INP1 आपने किया 5, उस वक्त काउंट की वैल्यू कितनी होगी 12, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा 5 और 12, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रिंट करेगा 6 और 12। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट देखें इसका, आपका आउटपुट है इसमें, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा x इज इक्वल टू 4, काउंट इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 5, काउंट इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, काउंट इज इक्वल टू 13। तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हमने काउंट को एकदम लास्ट में प्रिंट कराया था, तो लास्ट वैल्यू 13 थी, तो 13 तीनों की सेम होगी, लेकिन इसमें हम साथ के साथ प्रिंट करवा रहे हैं, तो साथ के साथ जो काउंट के अंदर चेंज हो रहा है वो इसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन काउंट क्या है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, जो कि T1, T2, T3 तीनों ऑब्जेक्ट उस मेमोरी को, उस सेल को, उस मेमोरी सेल को जहाँ पर काउंट स्टोर है उसको शेयर कर रहे हैं, जबकि x आपका सेपरेट मेमोरी है, T1 के लिए सेपरेट मेमोरी है, T2 के लिए सेपरेट मेमोरी है स्पेस है, T3 के लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस है, तो तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है और इससे पहले का जो वीडियो ट्यूटोरियल था मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये थोड़े से रिलेटेड हैं। उसमें हर एक डेटा मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेशन, लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर कॉमन मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स।
Okay. So in the previous example, we see that X is a normal data member, count is a static data member. X has a separate memory for each object, count has common memory for all objects. Memory of count is shared by all objects of the class. Count also known as class variables. Count is also a global variable for its class. Count must be initialized outside the class. Okay, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आज हमने स्टैटिक डेटा मेंबर को डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.